मुझे उस आदमी से बात करते हुए 8 दिन गुजर गए थे। उसकी आवाज ऐसी जादू भरी थी कि मैं तो उसकी आवाज की जादू में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। कौन कहता है कि मर्द ही औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उस आदमी की आवाज की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वह रात भर अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोल रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं सिर्फ 18 साल की हुई थी और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। नई नई जब कॉलेज में गई तब से लड़कियों की बातों ने तो मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से हटा दी और दूसरी इश्क मोहब्बत की तरफ मोड़ दी थी। मेरे दोस्त अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियां सुनाती और मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त रीमा मुझसे कहने लगी, तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो? अपनी भी तो कोई दास्तां सुनाओ। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी आह भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी दास्तान है, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया था। कहने लगी, दिव्या, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हुआ हो? मैंने कहा कि मैं कभी किसी लड़के को देखने की कोशिश नहीं की। सच तो यह था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वह कहने लगी, तुम तो पागल हो। अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास किया करो। अब वह दौर नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे घूमते रहे। जब तक लड़कों को लड़कियों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता, वह भी आगे नहीं बढ़ते। छुट्टी के बाद मैं घर आ गई। घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेती तो मुझे लगा कि रीमा की बात ठीक है। मेरी सब दोस्तों की किसी ना किसी के साथ दोस्ती है। किसी का अपने मोहल्ले के लड़के से ही अफेयर चल रहा है, तो कोई कॉलेज के लड़के से ही दोस्ती गांठे बैठा है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं उम्र के जिस हिस्से में थी, मुझे अपनी माँ की ध्यान की ज़रूरत थी ताकि वह मुझे अच्छा और बुरा सीख सके, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वह घर आते तो आते ही मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा भी अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाते और ऑफिस के कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी, लेकिन यह मौका मुझे नहीं मिलता था। 10वीं क्लास तक तो मेरी दिलचस्पी अपनी कोर्स की किताबों में ही थी, लेकिन कॉलेज में आकर मैं रोमांटिक नोवेल पढ़ने लगी थी अपने दोस्तों से। मैं रोमांटिक कहानी किस्सों की किताब लेकर आती थी, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के बोल्ड से सीन पढ़कर और रोमांटिक लाइंस पढ़कर मेरे दिल में भी अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। कई बार तो हीरो हीरोइन के ऐसे ऐसे सीन कहानियों में लिखे होते जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे और मैं ख्यालों की दुनिया में चली जाती कि यह सब कुछ मेरे साथ भी होता। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात का 1 बजे बज रहा था। मैंने फोन उठाया तो कोई मर्दाना आवाज थी। आवाज क्या थी, कोई जादू सा था। उस आदमी की आवाज, उसकी बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाहकर भी फोन बंद नहीं कर सकी थी। वह मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था। क्या यह मेरे दोस्त राजेश का नंबर है? मैंने कहा, जी नहीं। फिर वह कहने लगा, फिर किसका नंबर है? वैसे तो मुझे उसके सवाल पर फोन बंद कर देना चाहिए था, यह कहकर कि यह रंग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा, यह दिव्या का नंबर है और मैं दिव्या ही बात कर रही हूं। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करेंगे? यह सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार बेलगाम घोड़े की तरह भागी थी ना। मैंने उसे कोई जवाब दिया, ना ही मेरा दिल चाहा कि मैं फोन बंद कर दूं। मुझे अपनी दोस्त रीमा की बात याद आने लगी कि अगर ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद तो मुझे अपनी पढ़ी कहानी का एक सीन भी याद आने लगा, जहां हीरो हीरोइन की मोहब्बत की दास्तान एक फ़ोन कॉन्टैक्ट से होती है। मैंने कहा, मैं आपको जानती नहीं हूं तो दोस्ती क्यों करूं? मैं जानबूझकर बात बनाई थी। वह कहने लगा,
इसीलिए तो कह रहा हूं कि दोस्ती कर ले, दोस्ती करेंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। मैंने कुछ अदाएं और नखरा दिखाने के बाद उससे दोस्ती करने की हम ही भर ली। मैं बेहद खुश थी। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे कि मैं अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। खैर, गलत रास्ते पर चलने में मज़ा बहुत आता है और यह रास्ता बहुत आसान भी लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मुझे अभी 8 दिन ही उस इंसान से बात करते हुए थे कि उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी थी, मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूं। वह कहने लगा कि अपनी तस्वीर मेरे वक्का पर सेंड कर दो। मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि जैसी तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है, तुम खुद भी खूबसूरत होगी। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने सोचा कि मुझे रीमा से पूछना चाहिए। मैं अगले दिन कॉलेज जाते ही रीमा को अपना हमराज बना लिया। मेरी बात सुनकर पहले तो वह एकदम से चौंक पड़ी और फिर खुश हो गई। कहने लगी, तुमने तो बड़ा ही अक्लमंडी का काम किया है। अरे, यही तो दिन होते हैं, हवाओं में उड़ने के, मौज मस्ती करने के। उसके बाद तो बस जिंदगी की जिम्मेदारियां में बंध जाते हैं। फिर कहने लगी कि तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा कि बस मुझे यही डर है कि किसी अजनबी को अपनी तस्वीर भेजना कुछ गलत ना हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मेरी माँ से मेरा कोई दोस्ताना माहौल ना था कि मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। वह तो मेरी कोई भी बात ध्यान से सुनती ही ना थी। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। कभी मेरे पास बैठी नहीं थी। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठी तो वह अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकालकर मेरे हाथ पैर रख देती और कहती, और ज़रूरत हो तो बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती। मेरे पापा भी बस खाने के बीच ही मुझे कुछ देर बात करते थे, और वह भी यह कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, सब ठीक तो है ना, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरे माँ बाप का मुझे बस यही रिश्ता है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ दे देते हैं, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए समय नहीं था। मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए समय ना था। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस आदमी के नंबर पर वाकर दी। कुछ देर बाद ही मेरी उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वह कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था कि तुम बेहद हसीन हो। मैंने भी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा कि तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने आकर खुद को तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूं। अब अक्सर वह मुझे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थीं। उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था उसके बगैर मैं जी ही नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरा दिल धड़कने लगी थी। कुछ महीनों बाद ही मेरी बीए फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए थे और अब मैं सेकंड ईयर में आ गई थी। मेरी उम्र भी अब 19 साल की हो गई थी। जब मैं उसको बताया कि मैं 19 साल की हो गई हूं तो वह कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैं उसे पता बताने से कतरने लगे। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई डर जरूर था। लेकिन जब भी मैं रीमा से शरा मांगती, वह कहती कि दे दो, वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हें उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने उस आदमी को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दिन के समय कोई गिफ्ट भेजना, क्योंकि शाम में मेरे माँ बाप आ जाते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन बाद दिन के समय मिल जाएगा। अब मुझे उसके तोहफे का इंतजार था। दोपहर के समय एक आदमी दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने फौरन से दरवाजे के पास भाग कर गई और पूछा कि कौन है, तो वह कहने लगा, आपका कुरियर आया है। मैंने फौरन से दरवाजा खोल, वह 5-55 की उम्र के लगभग आदमी था। उसके हाथ में गिफ्ट पैक था। मैंने वह गिफ्ट पैक पकड़ लिया। मुझे लगा कि वह कोई TCS वाला होगा। उस आदमी की तेज नजरों ने मुझे नर्वस किया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जब वह तोहफा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वह एक बहुत ही महंगी खूबसूरत मैक्सी थी, जो कि लाइट पिंक कलर की थी।
लेकिन उसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफी गहरा था। मुझे वह मैक्सी तो बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि मेरी माँ ने वह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो वह पहुंचेंगे कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो वही नंबर था जिसकी मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई थी। उसे लड़के का नाम अंकित था। मैंने फोन उठा लिया। अंकित कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, तोहफा बहुत पसंद आया। वह कहने लगा, तो फिर तोहफा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हें इसी मैगजीन में देखना है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वह कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा। और देखो, इनकार मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूं। मैंने वह मैक्सी पहन ली। ऐसी फैंसी कपड़े मैंने आज तक नहीं पहनी थी। भले ही मेरे माँ बाप मुझे समय नहीं देते थे, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं इस तरह की ड्रेस पहनती। मैं हमेशा फुल कपड़े पहनती थी, लेकिन यह मैक्सी पहनकर मैं खुद को ही देखकर शर्मा गई थी। इसलिए मैंने एक दुपट्टा ले लिया। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। पहली बार उस लड़के को यूं अपने सामने रूबरू देख रही थी। दिल में तो मेरे भी बहुत शौक था कि मैं देखूंगी कि वह कैसा है। मैंने अपना दिल थाम और वीडियो को ऑन कर दिया। लेकिन यह क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय 2 आंखों के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन देखो, बहुत जल्द दिखाऊंगा। वह मेरी तारीफें करने लगा। मैंने जितने भी ख्यालों में तुम्हें सोचा था कि तुम इस ड्रेस में ऐसी लगोगी वैसी लगोगी, लेकिन मेरे सारे ख्याल तुम्हारे इस हुस्न के आगे कुछ भी नहीं। यह सुनकर मैं शर्मा गई थी। फिर वह कहने लगा, अपना दुपट्टा उतार दो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। आज पता नहीं क्यों अंकित के अंदाज बदले बदले लग रहे थे। हम दोनों को फोन पर बात करते हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन कभी उसने 3rd क्लास टाइप की बात नहीं की थी। लेकिन आज बहुत ऐसी बातें क्यों कर रहा था? मैं इनकार कर दिया। वह कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वह करो जो मैं कह रहा हूं, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूंगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसकी नाराजगी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वही कहा जो वह कह रहा था। उसके बाद वह मुझसे जो कहता गया, मैं वही करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने फौरन से फोन बंद कर दिया और अपनी ड्रेस जल्दी से बदल ली और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ बाप ऑफिस से वापस आ चुके थे। मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर वह कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नाम कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसी दिन शाम को मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमें किसी के घर पार्टी पर चलना है, तैयार हो जाना। काफी शानदार पार्टी थी, जहां मैं अपने माँ बाप के साथ शायद पहली बार गई थी। ना वह लोग कहीं भी जाते तो अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। लेकिन अगले दिन मेरे माँ बाप ने जो कुछ मुझसे कहा, मैं तो हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। वह कहने लगी कि उस पार्टी पर मौजूद तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है और उनके बेटे को भी तुम बहुत पसंद आई हो, और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही तुम्हारी मंगनी उसके साथ कर देंगे। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, लेकिन रिश्ता तुम्हारा यही होगा जहां हम चाहते हैं। वह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं। तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन बात शायद मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं तो उसे आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूं और उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर तो मेरे पापा आपसे बाहर हो गए थे। मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं
और यह ना जाने किन मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए बार बार यही कहती रही कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को अंकित का फोन आया, मैंने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर अंकित कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने कहा, अंकित यह कैसे मुमकिन है? मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। वह कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने कहा, अंकित ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस घर से भाग नहीं सकती। मेरी माँ ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे माँ बाप काम पर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा और फिर हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मुझे उसका आइडिया सही लगा। मुझे अब उसके सिवा कुछ भी नजर ही नहीं आता था। अगले दिन जब मेरे माँ बाप जॉब पर चले गए तो वह घर आया था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा भी कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वह कहने लगा कि मैं तुम्हें शादी के बाद भी ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह मुझे एक मंदिर में ले गया और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसने मुझे घर छोड़ दिया और कहने लगा कि तुम अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद खत्म हो जाए। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर विश्वास आ जाए कि तुम उसके बताए हुए रिश्ते पर राजी हो। मैंने ऐसा ही किया जैसा अंकित ने कहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मुझे आपके लाए हुए रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं। मेरी माँ यह सुनकर खुश हो गई। मुझे गले से लगाकर कहने लगी, जो फैसला हम तुम्हारे लिए करेंगे, बेहतर ही करेंगे। तुम बाद में यही कहोगी कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया। खैर, मैं जो कदम उठाना चाहती थी वह तो मैं उठा चुकी थी। कुछ ही दिन में मेरे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनकर चले गए। मेरे माँ बाप मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन वह ऑफिस गए थे कि पीछे से एक टीसीएस वाला आ गया। मैं जानती थी उस टीसीएस के पैकेट में मेरी शादी के पेपर हैं, जिस पर मुझे साइन करके उसे आदमी को वापस करना है, क्योंकि मेरी अंकित से पहले ही बात हो चुकी थी। मैंने उन पेपरों पर साइन कर दिए। वह कहने लगा, आपको अपना पहचान पत्र का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले ही मेरा कार्ड बनाकर मुझे मिला था। मैं अपना कार्ड देखकर ओधिसानी के टूसीसी पुनबने निकिंसु उसे अपना नंबर बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। उसने अपने मोबाइल से मेरे कार्ड की तस्वीर खींच ली और फिर वह चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे। अब मैं सुकून से थी कि अंकित मेरा हो चुका है। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। जब रात के समय हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साला आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर मेरे पापा उसे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और मेरी माँ भी बाहर आ गए थे। मैंने पहले उसे आदमी को नहीं देखा था, या शायद देखा था। मेरे दिमाग में एकदम झमाका सा हुआ। यह तो वही बूढ़ा था जो मेरे लिए गिफ्ट लाया था। वह कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह तो अंकित की आवाज़ थी। तो क्या अंकित एक 50 साला आदमी था? इस सोच ने ही मुझे चक्कर आने पर मजबूर किया था। उसने वह शादी के पेपर और वह वीडियो भी दिखा दी, जिसमें मैंने मंदिर में उसके साथ फेरे लिए थे। जब मैं उसके पीछे फेरे ले रही थी तब उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था, और जब वह मेरे पीछे था तब भी उसने अपने चेहरे से मास्क हटाए हुआ था। यानी कि यह सब उसकी चाल थी। वह सिर्फ मेरे सामने ही अपने आप को छुपा कर रखता था। मेरे माँ बाप तो हक्का बक्का रह गए थे और मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्ल देख रही थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन यह सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी में किया था और मैं इस सब से अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप कहने लगे, दफा हो जाओ इस आदमी के साथ और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुमने अपनी जिंदगी खुद नरक बनाई है, तो जाओ जलो। इस नरक की आग में मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस आदमी के साथ अपने घर की दहलीज से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी।
उसकी फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो यह थी मेरी वह जुनूनी मोहब्बत जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। वह आदमी जिसकी खातिर मैंने अपनी हस्ती बस्ती इज्जतदार जिंदगी को ठोकर मारी थी। मैं तो शायद उसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। यह आदमी तो मेरी पापा की उम्र से भी ज्यादा था। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह आदमी शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। मेरी उसके घर में क्या इज्जत सम्मान हो सकता है, मुझे कुछ भी तो नहीं पता था। पूरा रास्ता खामोशी से काटा था। गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं उसके साथ ही उसके घर में दाखिल हुई थी। पूरा घर खाली था। वह मुझे कमरे में ले गया। आज उसके मुंह से मुझे अपनी तारीफ बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब बात यह थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मुझे कोई भी संबंध नहीं बनाया था। वह मुझसे दूर ही रहता था। 1 महीना लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझ लिया था। किसी आदमी के सिवा आप मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। जैसे भी है, मुझे इसी के साथ जिंदगी कट लेनी है। लेकिन वह आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। खैर, मैंने मोहब्बत तो उसी से की थी। शादी भी हो चुकी थी, अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसीलिए चाहती थी कि मैं भी ऐसे ही शादीशुदा जिंदगी गुजरूं जैसी सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती हैं। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बार वह हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। 1 महीने से मैं अंकित के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भतीजा उससे मिलने आ गया। मैं से समय किचन में थी, खाना बना रही थी। अंकित ने दरवाज़ा खोला तो 24-25 साल का खूबसूरत हैंडसम नौजवान घर में दाखिल हुआ और अंकित के साथ एलगक्कर रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। भाई, मैंने उसे दिलो जान से चाहा था, उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उसने ना जाने किससे शादी कर ली। वह किसकी बात कर रहा था? मैं किचन से बाहर आई तो अंकित की मेरी तरफ पीठ थी। हाँ, उसका भतीजा उसके गले लगा हुआ था जो मेरे सामने था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ। मैं उसे देखने लगी। वह अंकित से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। अंकित कहने लगे, यह मेरी पत्नी है दिव्या। यह सुनकर वह अंकित को हैरत से देखने लगा। कहने लगा, आपकी पत्नी? अंकित उसे अपने कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर वह लड़का मुझे कैसे जानता था? मैंने तो पहली बार उस लड़के को देखा था। अंकित के कमरे से उस लड़के की बातों की आवाज आ रही थी। मैं फौरन से उसके कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी, मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरे पति से कहने लगा, भाई, यह तो दिव्या है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने ही तो इससे फोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। हम दोनों की मोहब्बत से आप भले भांति परिचित थे। आपने यह क्या कर दिया? मैं आपको अपना सगा भाई समझता था, लेकिन आपने सौतेलापन दिखा ही दिया। यह कहकर वह रोने लगा था। मेरे पति कहने लगे, जब तुमने मेरे हाथ इस लड़की को गिफ्ट देने भेजा था, इसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। इसलिए मैंने चोरी से तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाल ली और इस लड़की का नंबर मुझे अपने फ़ोन पर सिम लगते ही मिल गया था। और जब वीडियो कॉल पर जब मैं इस लड़की का हुस्न देखा तो सोचा कि तुम तो जवान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। लेकिन मुझे यह लड़की पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी और मेरी उम्र भी हो गई है, तो मुझ कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। इसलिए तुम्हारा अधूरा इश्क मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ ही दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस लड़की का बाप तुम्हारे पापा का दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता भी इस लड़की से तय हो चुका है, तो मैं परेशान हो गया और इसलिए मैं जल्दबाजी में छुपकर इससे शादी कर ली। लेकिन देखो, मैं नामर्द हूँ, पति के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वह मुझे अंकित समझकर मोहब्बत करती है। इसलिए मेरी मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। लेकिन तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आज तक तुम लोगों की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज तुमसे अपनी जिंदगी की खुशी मांग रहा हूं, इनकार मत करना। मेरे पति उसे लड़के के सामने हाथ जोड़ रोकर विनती कर रहे थे और मैं थी कि मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी जिसे दोनों भाइयों ने मिलकर खेला था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा सोचा था। काश कि मैं यह सब ना करते।
या काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सीखते, तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता। मेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को ही अनजाने में मेरे लिए चुन लिया था और मैं अंकित को अपनी गलती की वजह से खो बैठी थी। मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मेरी उन लड़कियों से विनती है कि कहानियां को पढ़कर मोहब्बत को ही सब कुछ समझ लेती हैं। कहानियों की जिंदगी और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। भगवान के लिए माँ बाप की दिल को कभी मत खाना, वरना पछतावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा तो हमारी कहानी लाइक करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।